अस्वीकरण। इस प्रस्तुति में दर्शाई गई कहानी, सभी नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक। में पहले की बात है, एक नगर के अंदर एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनका एक लड़का था जिसका नाम विवेक था। वह घमंडी स्वभाव का लड़का था। वह खुद को सबसे होशियार मानता था और उसका मानना था कि वह जिस लड़की से विवाह करेगा उसे वह रोज 10 जूते मारेगा। समय बीतता गया। कुछ समय बाद विवेक विवाह योग्य हुआ तो सेठ सेठानी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब विवेक ने सेठ जी से कहा कि पिताजी, मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो मुझसे रोज 10 जूते खाएगी, और कहा कि मेरी यही इच्छा है कि जो लड़की मुझसे 10 जूते खाएगी मैं उससे शादी कर लूंगा। सेठ और सेठानी अपने बेटे की ऐसी अजीब सी शर्त को सुनकर सोच में पड़ गए और दोनों आपस में विचार करने लगे कि इस लड़के का विवाह कैसे होगा और कौन ऐसा पिता होगा जो 10 जूते खाने के लिए अपनी लड़की का विवाह करवाए। एक दिन एक सेठ उसी गांव में आया और वह अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। गांव में किसी ने उन्हें सेठ के लड़के विवेक के बारे में बता दिया और कहा कि वह सेठ भी अपने लड़के के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वह सेठ विवेक के पिताजी के सामने अपनी बेटी के रिश्ते की बात लेकर आया और कहा कि गांव में किसी ने बताया है कि आपका एक लड़का है और आप भी उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। वहीं पर विवेक भी खड़ा था। तब उसने लड़की के पिताजी से कहा कि देखिए, मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो मुझसे रोज 10 जूते खाए। जो इस घर में पत्नी बनकर आएगी वह मुझसे रोज 10 जूते खाएगी। लड़की के पिता यह सब सुनकर हैरान रह गए। वह यह सोचने लगे कि कौन अपनी बेटी को इस पागल लड़के के हाथ में सौंपेगा। लड़के की ऐसी बात सुनकर सेठ वहां से उठकर अपने घर की ओर लौट गया। घर पहुंचकर सेठ ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पूरी बात सुनने के बाद पत्नी ने सेठ से पूछा, तो आपने अब क्या निर्णय लिया है? तब सेठ ने कहा, मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। भला अपनी बेटी को ऐसे मूर्ख लड़के के हाथ में कौन सौंपेगा? अच्छा, तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तब सेठानी ने कहा कि आपने सही किया जो इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कही। वहीं पर सेठ की लड़की भी खड़ी थी जो यह सब बातें सुन रही थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी और दिमाग से भी बहुत तेज थी। उसने सेठ और सेठानी के पास आकर कहा, पिताजी, मैं उसी लड़के से विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर सेठ और सेठानी दोनों हैरान रह गए और उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम उस सनकी लड़के से क्यों शादी करना चाहती हो जो तुम्हें रोज 10 जूते मारेगा? तब बेटी ने कहा, पिताजी, वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस आप मेरा विवाह इस लड़के से करवा दीजिए। इस सेठ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी उस सनकी लड़के से विवाह करना चाह रही है। सेठ जी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, अरे बेटा, तुम रोज 10 जूते खाओगी तो तुम्हारे सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे, इसलिए उस घमंडी लड़के से विवाह करने का विचार अपने मन से निकाल दो। तुम्हारे लिए मैं इससे भी बहुत अच्छा रिश्ता देखूंगा, क्योंकि तुम बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो। तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह बार बार कहने लगी, नहीं पिताजी, आपको मेरी कसम है, आप मेरा विवाह उसी लड़के से करवा दीजिए। सेठ और सेठानी ने अपनी बेटी को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी और उसी लड़के से विवाह करने की जिद करती रही। इसके बाद सेठ और सेठानी दोनों एक बार फिर उस लड़के के घर पहुंचे और उससे कहा, बेटा, तुम्हें अगर पैसे या दहेज चाहिए तो वह भी हम दे देंगे, लेकिन तुमने यह 10 जूतों वाली कैसी अजीब शर्त रखी है? लड़के ने जवाब दिया, देखिए, मुझे कोई दहेज या पैसा नहीं चाहिए, बस मेरी यही शर्त है कि जो भी मुझसे शादी करेगी उसे यह शर्त माननी ही पड़ेगी। अगर आपको अपनी लड़की की शादी करनी है तो करो, नहीं तो कहीं और लड़का देख लो। ये अब सेठ जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता उसी लड़के के साथ तय कर दिया। कुछ समय बाद शादी का दिन आ गया। लड़का बारात लेकर लड़की के घर आ गया और सीमा दुल्हन बनकर विवेक के घर पहुंच गई। सेठ जी ने अपने जमाई को बहुत सारा दान दहेज भी दिया था। ससुराल में सभी ने सीमा का बड़े प्रेम से स्वागत किया। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और उसे गले लगाकर घर के अंदर प्रवेश करवाया। थोड़ी देर बाद सास ने अपनी बहू को अपने हाथ से खाना खिलाया और फिर उसे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। सीमा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी और अपने पति विवेक का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद विवेक कमरे में आया। वह अपने जूते उतारकर सीमा से बोला, अपना सिर आगे करो, मुझे तुम्हें 10 जूते मारने हैं। तब दुल्हन सीमा ने शांत स्वर में कहा, देखिए, 10 जूते तो आप मुझे मार लेना, मुझे पता है कि मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही यह शादी की है, इसलिए मुझे 10 जूतों का कोई डर नहीं है। लेकिन पहले आप मुझे एक बात बताइए, मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और मेरी शादी में इतना सारा धन और दहेज दिया, आज तक उन्होंने मुझे एक भी जूता नहीं मारा। तो अब आप बताइए कि आप मुझे किस अधिकार से 10 जूते मारना चाहते हैं? क्योंकि आपकी कमाई का तो मैंने अब तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। जो खाना मैंने यहाँ खाया है वह भी आपके पिता की कमाई का था, उसमें आपकी कमाई का कुछ भी नहीं है। पहले आप अपनी कमाई से कुछ लेकर आइए, मुझे कुछ खिलाइए, तब आप मुझे 10 जूते मारने के हकदार बनेंगे। सीमा की बात सुनकर विवेक सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि यह बात तो एकदम सही कह रही है कि यह जो सब कुछ है यह तो मेरे पिता की कमाई का है, मैंने तो अब तक 1 रुपया भी नहीं कमाया। विवेक को उसकी पत्नी की बात सुनकर अंदर से एक झटका सा लगा
और वह तुरंत वहां से उठकर अपने माता पिता के पास पहुंचा और अपने माता पिता को सारी बात बताई। अपने बेटे की बात को सुनकर उसके पिता को अंदर से खुशी हुई, लेकिन वह खुशी को छुपाते हुए कहा कि बेटा, बहू बात बिल्कुल सही कह रही है। हालांकि हमारे पास इतना पैसा है कि हमारे 7 पीढ़ियां तक बैठकर पैसे खा लेंगी, तब भी पैसे समाप्त नहीं होंगे। लेकिन बेटा, बात तो यही है ना कि इसमें तुम्हारी कमाई का 1 रुपया भी नहीं है। विवेक को ये बात दिल में छप गई और उसने अगले दिन से ही व्यापार करने के लिए सोच लिया। विवेक के पिताजी भी व्यापारी थे। वह जहाजों में सामान ले जाकर बेचने और खरीदने का काम करते थे। विवेक ने भी वही काम करने के लिए सोचा और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप मुझे एक जहाज दे दो और कुछ पैसे दे दो ताकि मैं भी व्यापार शुरू कर सकूं। मैं बहुत जल्द बहुत सारा धन कमाकर वापस आऊंगा। इतना बोलकर विवेक ने अपने पिताजी से व्यापार के बारे में सारी बातें पूछ ली और व्यापार करने के लिए घर से चलने लगा। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम देखना, मैं बहुत जल्द पैसे कमाकर वापस लौटूंगा और मेरे पैसों से तुम्हें खिलाऊंगा और पिलाऊंगा, और जितना समय मुझे पैसे कमाने में लगा उतने में तुम्हें जूते मारूंगा। तब उसकी पत्नी सीमा ने कहा कि ठीक है मेरे स्वामी, जब आप पैसे कमाकर वापस लौटोगे तो मेरा सर आपके सामने झुका रहेगा। आपको जितनी इच्छा हो उतने जूते लगा लेना। विवेक घर में सभी से विदाई लेकर जहाज में बैठकर व्यापार करने के लिए चला गया। अब उसके चेहरे पर उसके घमंड की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। उनके माता पिता को भी अपनी बहू पर अब गर्व होने लगा था कि उन्हें एक समझदार बहू मिली है। अब वह उनके बेटे को अवश्य ही सुधार देगी। दूसरी तरफ विवेक जहाज में व्यापार करने के लिए चला जा रहा था। 3-4 दिन का सफर उसने तय कर लिया था। एक दिन एक बंदरगाह के ऊपर उसने ठहरने के लिए सोचा। फिर क्या था, उसने साइड में जहाज लगाकर उसे नगरी का जायजा लेने के लिए चला गया। वह जिस नगरी में ठहरा था वह नगरी एक ठगों की नगरी थी। वह थोड़ी ही दूर चला था कि उसे सामने से एक आदमी लाठी के सहारे चलता हुआ आ रहा है। जब वह आदमी विवेक के पास आया तो विवेक ने देखा कि उसके आंख पर एक हरे रंग की पट्टी बंधी हुई है। वह लंगड़ा व्यक्ति विवेक के पास आकर बोला, अरे इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बहुत तेज आदमी हैं। यह सुनकर विवेक सोच में पड़ गया कि उसने इस आदमी को पहले कभी देखा ही नहीं और यह उसे एक नजर में पहचान भी गया। विवेक सच में उलझ गया कि यह आखिर कौन हो सकता है। फिर उसने उस व्यक्ति से कहा, आप मुझे खुलकर बताइए, आप कौन हैं? तब उस लंगड़े व्यक्ति ने कहा, पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत थी तो मैंने अपनी एक आंख उन्हें गिरवी रख दी थी। अब मैं 10,000 रुपए वापस लेकर आया हूँ। मुझे मेरी आंख वापस चाहिए। ये लो पैसे और मुझे अभी मेरी आंख लौटा दो। यह सुनकर विवेक परेशान हो गया क्योंकि उसके पास तो कोई आंख थी ही नहीं और न ही उसके पिताजी ने उसे इस बारे में कुछ बताया था। कुछ देर सोचकर विवेक बोला, भाई मेरे पास तुम्हारी आंख नहीं है। जब मैं अगली बार आऊंगा तब तुम्हारी आंख लेकर आऊंगा। तो इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगा। तभी वह लंगड़ा व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। वह चिल्लाकर बोला, मैं इसे अपने पैसे दे रहा हूँ लेकिन यह मुझे मेरी आंख वापस नहीं दे रहा। अगर इसके पास मेरी आंख नहीं है तो इसे अपनी एक आंख निकाल कर देनी होगी। भीड़ ने विवेक को पकड़ लिया और उसे आंख देने के लिए दबाव डालने लगी। यह देखकर विवेक अंदर से घबरा गया। वह बोला, मेरे पास इसकी आंख नहीं है, अगली बार जरूर लेकर आऊंगा, कृपया मुझे जाने दीजिए। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, अभी इसे कुछ पैसे देकर मामला खत्म कर दो। तभी वह लंगड़ा व्यक्ति बोला, ठीक है, अब तुम मुझे 5,000 रुपए दे दो और अगली बार मेरी आंख लेकर आना। मजबूर होकर विवेक ने उसे 5,000 रुपए दे दिए। पैसे लेते ही वह आदमी तुरंत वहां से चला गया। विवेक ने राहत की सांस ली और सोचा, चलो 5,000 रुपए में ही मुसीबत टल गई। यह सोचकर वह आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह नगर के अंदर पहुंचा उसने देखा कि सामने से एक आदमी एक टांग पर चलता हुआ उसकी ओर आ रहा है। वह भी उसके पास आकर बोला, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके पास मेरी एक टांग है। इस बार उन्होंने तुम्हें भेज दिया लेकिन मुझे तो मेरी टांग चाहिए। विवेक फिर से हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तब उस व्यक्ति ने कहा, बेटा पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तब मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। तब उस आदमी ने कहा, मैंने पिछली बार तुम्हारे पिताजी से 8,000 रुपए लिए थे और अपनी एक टांग गिरवी रखी थी। अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, इसलिए तुम ये पैसे ले लो और मुझे मेरी टांग वापस दे दो। जब विवेक ने सुंदर महिला से वहाँ से जाने की बात कही तब सुंदर महिला ने उससे कहा, अतिथि महोदय, जाते जाते मेरा सोने का गिलास मुझे देते जाइए। तब विवेक ने नीचे देखा जहां उसने गिलास रखा था लेकिन वहां गिलास था ही नहीं। यह देखकर विवेक को कुछ समझ नहीं आया। असल में वह सुंदर महिला एक ठग थी। वह अपनी बिल्ली की मदद से लोगों को ठगने का काम करती थी। विवेक बार बार कहता रहा, मैंने गिलास यहीं पर रखा था, लेकिन वह सुंदर महिला कहती रही, तुमने मेरा गिलास चुरा लिया है और अपने किसी साथी के जरिए उसे अपने जहाज तक पहुंचा दिया है। दोनों की बात इतनी बढ़ गई कि वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ को देखकर सुंदर महिला ने फायदा उठाते हुए कहा,
अगर तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो तो मैं इस बात को किसी से नहीं कहूंगी और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। लेकिन विवेक अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, मैंने तुम्हारा गिलास चुराया ही नहीं है, तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के क्यों दूं? और तभी वहां से कोतवाल गुजर रहा था। महिला ने उसे बुलाकर सारी बात बता दी। कोतवाल ने कहा, मैं अभी इस लड़के की तलाशी लेता हूँ, लेकिन विवेक के पास सोने का गिलास नहीं मिला। तब सुंदर महिला ने कहा, कोतवाल साहब, इसने किसी दूसरे के जरिए मेरा गिलास अपने जहाज में छिपा दिया होगा, इसलिए इसके जहाज की भी तलाशी लेनी चाहिए। ओम जब कोतवाल विवेक के जहाज की तलाशी लेने गया तो उसे वहाँ सोने का गिलास मिल गया। यह देखकर कोतवाल ने तुरंत विवेक को पकड़ लिया और उसे महल में पेश किया गया। राजा ने विवेक को 6 महीने की सजा सुना दी और उसके जहाज को भी जब्त कर लिया। विवेक को कारागार में डाल दिया गया। 6 महीने कारागार में रहने के बाद विवेक के पास कुछ भी नहीं बचा। वह गरीबों की तरह नगर की सड़कों पर भटकने लगा। तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो? विवेक ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति को उस पर दया आ गई। उसने कहा, भाई, ये ठगों की नगरी है। यहाँ जो एक बार फंस जाता है उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। वह आगे बोला, मैं गाना गाकर अपना पेट पालता हूँ। अगर तुम्हें नाचना आता है तो तुम मेरे साथ महिला का रूप धारण करके नाच सकते हो और मैं गाना गाऊंगा। इस तरह हम दोनों मिलकर 2 वक्त की रोटी कमा लेंगे, नहीं तो यहाँ रहना बहुत कठिन हो जाएगा। अब विवेक के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने उस व्यक्ति की बात मान ली और उसके साथ महिला का रूप धारण करके नाचना शुरू कर दिया। इस तरह 8 महीने बीत गए। दूसरी तरफ महल के अंदर सीमा अपने पति विवेक का इंतजार कर रही थी। जब 8 महीने बीत गए और उसका पति घर नहीं लौटा तो उसे चिंता होने लगी। उसने अपने सास ससुर से कहा, पिताजी, मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे हैं, इसलिए अब मैं उन्हें ढूंढने जाना चाहती हूँ। तब सेठ ने कहा, बेटा, तुम इतने बड़े देश में उसे कहाँ ढूंढोगी? इससे अच्छा है कि मैं ही उसे ढूंढ कर लेकर आता हूँ। इस पर सीमा ने कहा, नहीं पिताजी, अब आपकी उम्र हो चुकी है, इसलिए आप घर पर ही रहिए। मेरे पति मेरी वजह से ही घर छोड़कर गए हैं, इसलिए मैं ही उन्हें वापस लेकर आऊंगी। बस आप मुझे 2 पानी के जहाज और कुछ धन दे दीजिए ताकि मैं अपने पति को ढूंढ कर वापस ला सकूं। तब सेठ ने अपनी बहू को 2 पानी के जहाज दे दिए, बहुत सारा धन दिया और आशीर्वाद दिया कि वह उसके बेटे को जल्द ही ढूंढ कर वापस लाए। साथ ही सेठ ने कहा, बेटी, तुम अकेली मत जाओ, हमारे पास 5 विश्वास पात्र आदमी हैं, उन्हें अपने साथ ले जाओ। और एक कुत्ता भी है जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान तक देने को तैयार रहता है, उसे भी साथ ले जाओ। सीमा ने अपने ससुर जी की बात मान ली और उन 5 आदमियों तथा उस कुत्ते को साथ लेकर रवाना हो गई। 4 दिन तक सीमा जहाज में चलती रही और 5वें दिन जहाज एक बंदरगाह पर जाकर रुका। सीमा वहां उतर गई और उन 5 आदमियों से कहा, हो सकता है मेरे पति इसी नगरी में हों, इसलिए मैं यहीं उन्हें ढूंढूंगी, तुम लोग यहीं जहाज पर ही रुको। सीमा अपने आदमियों से बात कर ही रही थी कि तभी वहां एक आंख वाला आदमी उसके पास आया और बोला, अरे बेटा, इस बार तुम आई हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए? तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी हैं। ये सुनकर सीमा ने पूछा, काका, आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब उस एक आंख वाले आदमी ने कहा, बेटा, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी आए थे तब मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे पिताजी को 10,000 रुपए के बदले अपनी एक आंख गिरवी रख दी थी। और फिर क्या हुआ? कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।